संघर्ष करो, आपके साथ है। हाथी नहीं गणेश है, विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है, विष्णु महेश है। ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी लखनऊ जाएगा, ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी लखनऊ जाएगा। बहन कुमारी मायावती जी, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। सब जन के सम्मान में, एसपी मैदान में, सब जन के सम्मान में, एसपी मैदान में, सब जन के सम्मान में, एसपी मैदान में। हाथी नहीं गणेश है, विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है, विष्णु महेश है। ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी लखनऊ जाएगा, ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी लखनऊ जाएगा। सब जन के सम्मान में, एसपी मैदान में, सब जन के सम्मान में। एसपी मैदान में। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी मिसाल, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी मिसाल, बीएसपी की क्या पहचान। नीला झंडा हाथी मिसाल। बहन कुमारी मायावती जी, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। सब जन के सम्मान में, एसपी मैदान में, सब जन के सम्मान में, एसपी मैदान में, सब जन के सम्मान में। एसपी मैदान में। बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी। जिंदाबाद जिंदाबाद। मिश्रा जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, मिश्रा जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, मिश्रा जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। सतीश चंद्र मिश्रा जी। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आदरणीय चौधरी धर्मवीर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि बैच पे आए और अपने विचार रखें। साथियों, मैं निवेदन करूंगा सभी तो स्वागतकर्ताओं की लिस्ट है। स्वागतकर्ता साथियों से निवेदन करूंगा हमारे माननीय नेताजी का, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का बड़ी माला पहना करके प्रतीक चिन्ह देकर के स्वागत करें। डॉक्टर अमन शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और बड़ी माला पहना करके और वो प्रतीक चिन्ह भेंट करके माननीय शर्मा जी का स्वागत करें, माननीय मिश्रा जी का स्वागत करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय सतीश मिश्रा जी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय सतीश मिश्रा जी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय सतीश मिश्रा जी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय सतीश मिश्रा जी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मिश्रा जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, मिश्रा जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, मिश्रा जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। सतीश चंद्र मिश्रा जी। जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अमित शर्मा जी के पिताजी से कि वो भी प्रतीक चिन्ह भेंट करके माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का स्वागत करें। माननीय लॉर्ड साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कृपया प्रतीक चिन्ह भेंट करके माननीय सतीश मिश्रा जी का स्वागत करें। साथियों, सभी साथी बैठने का गश्त करेंगे भैया। सभी साथियों से मेरा अनुरोध और अपील है कि बाबा सभी साथी बैठने का काम करें, अपनी अपनी जगह ले लें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। माननीय हमारे प्रत्याशी जी डॉक्टर अमित शर्मा जी और उनके पिताश्री लॉर्ड साहब माननीय सतीश मिश्रा जी का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां, जोरदार भैया नारे लगाएं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी। जिंदाबाद जिंदाबाद।
बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मिश्रा जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मिश्रा जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। सब जन के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, सब जन के सम्मान में, बीएसपी मैदान में। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अविन शर्मा जी से कि माननीय मंत्री जी नुपुर दुबे जी का स्वागत कर रहे हैं। माननीय डॉक्टर अविन शर्मा से अनुरोध करूंगा कि नुपुर दुबे जी का स्वागत करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे डॉक्टर अविन शर्मा जी चौधरी धर्मवीर सिंह जी का स्वागत करते हुए आगे हमारे प्रत्याशी अविन शर्मा जी, आदरणीय सूरज सिंह जी जो मुख्य जन कोऑर्डिनेटर है, उनका स्वागत करते हुए हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय चौधरी धर्मवीर सिंह जी मौजूद हैं। मेरा उनसे अनुरोध और निवेदन है वो कृपया आए और जनता जनार्दन को संबोधित करें। उनके सम्मान में साथियों जोरदार तालियां बजाएंगे, आप जोरदार नारे लगाएंगे। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। चौधरी धर्मवीर सिंह जी। सर्वप्रथम संविधान को लिखने वाले भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक साहब मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी को सुशोभित करने वाले किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने वाली हम सबकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता और आदर्श मानते हुए आज इस जनपद हाथरस की सादाबाद विधानसभा में, इस चुनावी जनसभा में आज के मुख्य अतिथि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, नेशनल कोऑर्डिनेटर, हम सबके नेता आदरणीय पिता तुल्य सतीश चंद्र मिश्रा जी और इस कार्यक्रम में हमारी पार्टी के बहुत ही मजबूती से काम कर रहे मुख्य सेक्टर प्रभारी माननीय सूरज सिंह जी, इस जनपद हाथरस में सादाबाद विधानसभा की आपके आशीर्वाद से इस विधानसभा को फतेह करने वाले, इस विधानसभा के बहुत ही समर्पित पढ़े लिखे कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी भाई डॉक्टर अविन शर्मा जी, जनपद हाथरस के सम्मानित जिला अध्यक्ष महेश बाबू कुशवाहा साहब और मंच पर उपस्थित हम सबके युवा नेता आदरणीय कपिल मिश्रा जी और सम्मानित मंच और मेरे सम्मुख बैठे हुए इस क्षेत्र के सम्मानित जनता, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, मैं आप लोगों से सिर्फ यही अनुरोध करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं और खासकर अपने समाज के लोगों से कि आपने
सरकारों को देखा है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जो 7 से 12 की सरकार थी उसको भी आपने देखा है। हमारे समाज के, सर्व समाज के लोगों को बहन जी ने अपनी सरकार में पूरा प्रतिनिधित्व दिया था, पूरी भागीदारी दी थी और बस भर भर करके लड़के पुलिस में भर्ती हुए थे। खासकर मैं चौधरी समाज, अपने समाज की बात करूं तो मेरे गांव से भी 5 युवाओं को रोजगार बहन जी ने सरकारी नौकरी, पुलिस की नौकरी देने का काम किया था। और दोबारा से अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, इस प्रदेश की जनता का आशीर्वाद रहेगा, तो मैं आप लोगों को ये निश्चित बता देना चाहता हूं कि 2022 में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं आप लोगों के आशीर्वाद से। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस सूबे की कमान संभालेंगी और गुंडे, माफियाओं, चोर उचक्कों का जो स्थान आज यहाँ पर बना हुआ है वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। सम्मानित साथियों, आपने दोनों सरकारों को देखा है और आप लोगों के बीच में जो आज गठबंधन के रूप में गठबंधन चल रहा है, मैं अपने समाज के लोगों से यह कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि अगर अजीत सिंह जी का रास्ता किसी ने रोका था तो वह मुलायम सिंह जी ने रोका था, उसको भी आपको ध्यान रखना होगा। और पड़ोस की सीट पर संजय लागर का कोई गांव नहीं है वहां पर, लेकिन अखिलेश यादव ने जान करके ये हमारे समाज के लोगों को काटने के लिए, पीछे करने के लिए एक प्रत्याशी जबरदस्ती ठोक दिया। ऐसे लोगों से आपको सचेत रहने की जरूरत है। जब ये आपके समाज का कोई भला नहीं कर सकते तो ऐसे गठबंधनों पर भी आपको कोई भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी है, ये बहुजन समाज पार्टी है जो सभी जातियों और धर्मों को साथ लेकर चलती है और सबका अगर भला कहीं है तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ में बहुजन समाज पार्टी में ही देता है। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे इस देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है और मैं कहता हूं कि इस प्रदेश की, इस देश की खुशहाली का रास्ता इस नीले झंडे और हाथी के निशान से होकर गुजरता है। आप लोगों को किसी बहकावे में नहीं आना है। और एक गद्दार है जिसको बहन जी ने सड़क से उठा करके और कहां पहुंचाया उसका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। उस गद्दार को सबक सिखाने की आवश्यकता है। और इस क्षेत्र की जनता, चाहे वो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हो और चाहे वो हमारे किसान कमेरे हो, ये सबक सिखाने का काम करेंगे। भगवान ने उसको मार दिया है, अब आपके वोट की ताकत की मार और जरूर पड़नी चाहिए उस पर। ये भाई अमित शर्मा जी का परिवार वो परिवार है जो सबको साथ लेकर चलता है। मैं इस परिवार से व्यक्तिगत तौर पे 15-20 सालों से जुड़ा हुआ हूं। चूंकि मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूं, मैं कोई बाहर का नहीं हूं, यहां से 5 किलोमीटर पर मेरा गांव है। तो मेरे साथियों, भाइयों, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि भैया बस भर भर के जो है पुलिस में भर्ती भरे, अगर दोबारा ऐसा सोचना है, करवाना है तो जब बहन जी की सरकार है चुनो, भैया अमित शर्मा चुनो। जी हाथी सबको साथी है। आदरणीय हमारे पिता तुल्य माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी इस कार्यक्रम में मौजूद है। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा और इस वादे के साथ में कि आपको एक एक वोट आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और हाथी के निशान पर डालना है। भाई डॉक्टर अमित शर्मा जी को भारी बालों से विजयी बनाना है। जय भीम, जय भारत, जय सर्व समाज। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सर। साथियों, अब आपके बीच में आपके जाने पहचाने
हमारे प्रत्याशी भी है डॉक्टर अमित शर्मा जी, आप उनका समर्थन जोरदार नारा लगाएंगे भाइयों। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, डॉक्टर अमित शर्मा जिंदाबाद, डॉक्टर अमित शर्मा जिंदाबाद। माननीय शर्मा जी, सर्वप्रथम संविधान के रचयिता महामानव कहे जाने वाले बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को नमन वंदन करते हुए और हमें बहुजन समाज पार्टी देने वाले मान्यवर साहब काशीराम साहब जी को नमन वंदन करते हुए और ऐसी हमारी पार्टी की राष्ट्रीय नेता जिन्होंने आपके बीच में आपके भाई आपके बेटे को टिकट दे करके हाथी का निशान लेकर के आपके बीच में सादाबाद विधानसभा से भेजा है, ऐसी माननीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए मैं आपका भाई आपका बेटा डॉक्टर अमित शर्मा आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय पंडित श्री सतीश चंद्र मिश्र जी, जिनसे मैं हमेशा प्रेरणा लेता रहता हूं, उन्हें अपना राजनीतिक गुरु भी मानता हूं। ऐसे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी का जो कि हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की शान कहे जाने वाले ऐसे माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को मैं सादाबाद की धरती पर बहुत बहुत अभिनंदन उनका करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और हमारे पूर्व मंत्री माननीय श्री नकुल दुबे जी, मेरे बड़े भाई चौधरी धर्मवीर सिंह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी, और श्री कपिल मिश्रा जी जो हमारे युवा पीढ़ी की शान है, युवाओं को मार्गदर्शन देने का जो काम करते हैं, ऐसे मेरे भाई कपिल मिश्रा जी, श्री महेश बाबू कुशवाहा जी, माननीय सूरज सिंह जाटव जी जो हमारे अलीगढ़ मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं, आदरणीय दामोदर सिंह प्रधान जी मुख्य सेक्टर प्रभारी, आदरणीय JP सागर जी, और मेरे पिताजी माननीय उमाशंकर शर्मा लॉर्ड साहब जिन्होंने हाथरस की राजनीति में बड़े बड़े नेताओं को जन्म देने का काम किया, ऐसे मेरे माननीय पिताजी को मैं प्रणाम करता हूं। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्ण शर्मा जी, पूर्व प्रधान लोधई वाले, उनको मैं बहुत बहुत नमन वंदन करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। श्री विजय सिंह सिकरा जी विधानसभा अध्यक्ष, माननीय श्री दिनेश भारती जी, माननीय प्रमोद आजाद जी, माननीय जलालुद्दीन जी, माननीय दिनेश देशमुख जी, माननीय डप्पू गौतम जी, माननीय रवि चौधरी जी, माननीय दिलबहार जी, माननीय पवन यादव जी, माननीय चेतन कुमार जी, भगवान सिंह कुशवाहा जी, माननीय बरल गौतम जी जो हमारे वार्ड नंबर 20 से जिला पंचायत सदस्य हैं, मेरे भाई युवा भाई जो हमें ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं, ऐसे भाई सौरभ कुरैशी जी, हाकिम सिंह प्रधान जी, हमारे उपाध्यक्ष जी और बाकी मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित लोग और यहाँ मौजूद बड़ी संख्या में आए हुए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और मेरे सम्मानित बुजुर्ग, मेरी सम्मानित माता बहनें, मेरे युवा साथियों, मैं आपका भाई आपका बेटा आपके चरणों में अपना शीश नवा के आपको नमन वंदन करता हूं। मुझे माननीय बहन जी ने आशीर्वाद दिया और माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने आशीर्वाद दे करके आपके बीच में एक किसान को और एक पढ़े लिखे व्यक्ति को जो कि डॉक्टर है
ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाने के लिए आपके बीच में भेजा है। आप जानते हैं कि पूर्व में सादाबाद विधानसभा में किस तरह की राजनीति होती रही है, और जो पहले बहुजन समाज पार्टी से यहां प्रत्याशी थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं और वो इतने बड़े चुनाव भोगी हो गए हैं कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल खराब है। पिछले 5 वर्ष में वो कहीं आपके बीच में एक भी जगह आने का उन्होंने काम नहीं किया, पर उनके परिवार की ऐसी इच्छा कि उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए, इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी चुनाव लड़ाने के लिए आपके बीच में ले आए हैं। मैं कहना चाहता हूं, जो जनप्रतिनिधि होता है, जो जनता का प्रतिनिधि होता है, उसका दायित्व कर्तव्य बनता है कि अपनी जनता के चरणों में रहे मेरे भाइयों। और आरएलडी के प्रत्याशी के बारे में, जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनकी भाषा शैली और उनकी बोली के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वो कह रहे थे कि हमारे कार्यकर्ताओं पे कोई उंगली उठाएगा तो हम हाथ काट देंगे, कोई आंख दिखाएगा तो आंख निकाल लेंगे। अगर ऐसी भाषा कोई जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहा हो, वह व्यक्ति चुनाव से पहले ऐसी भाषा बोले, तो आप जानते हैं ऐसा व्यक्ति समाज का भला नहीं कर सकता है मेरे भाइयों। माननीय बहन जी ने आपके बीच में ऐसे व्यक्ति को देने का काम किया है जो युवा होने के साथ साथ पढ़ा लिखा है। और आप जानते हैं ये पूर्व के लोगों ने सादाबाद की स्थिति एक बीमार मरीज की तरह कर दी है। कहीं भी कोई विकास का काम नहीं हुआ है, और बीमारी का इलाज कौन करता है? बीमारी का इलाज डॉक्टर करता है, और आपका भाई, आपका बेटा डॉक्टर है। आप जानते हैं कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, और गठबंधन सपा लोकदल वाले कह रहे हैं चर्बी निकाल देंगे। और हमारी नेता माननीय बहन जी ने क्या कहा है कि हम भर्ती निकाल देंगे। तो हमारी नेता की सोच और इनकी सोच में कितना बड़ा अंतर है। हमारी नेता ऐसी नेता हैं जो गरीब किसान मजदूर को प्रतिनिधित्व देने वाली नेता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीब किसान मजदूर के नहीं हो सकते। वह केवल उद्योगपति पूंजीपतियों की सरकार है। और आप जानते हैं जब बहन जी की सरकार आती है तो कानून व्यवस्था चाक चौबंद हो जाती है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि आपकी तरफ कोई आंख उठा के देख जाए। और माननीय बहन जी के कार्यकाल में अधिकारी आपके दरवाजों पर चल के आते हैं, और आज की स्थिति आप देख लीजिए, कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। और पहले 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, 20 तारीख को तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है। और आपको पता है पहले 2 चरणों में एक तरफा हाथी दौड़ा है, बहुत तेज दौड़ा है, और तीसरे चरण में और ज्यादा तेज दौड़ने वाला है। और हाथरस की तीनों विधानसभाओं पे आप देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के माननीय बहन जी ने ऐसे प्रत्याशी आपके बीच में दिए हैं कि तीनों जबरदस्त धुआंधार चुनाव आपके बीच में लड़ रहे हैं। और हमारी माननीय बहन जी ने एक नारा दिया है, उस नारे को संकल्प के रूप में जब आप अपने घर जाएं, वोट डालने के लिए 20 तारीख को जाएं, उसको संकल्प के रूप में लेने का काम करना है। माननीय बहन जी ने कहा है कि हमें हर एक बूथ को जिताना है और उत्तर प्रदेश में बसपा को लाना है। यही हमारा संकल्प होना चाहिए। और 20 फरवरी को आपको एक एक वोट हाथी के निशान के आगे दे करके अपने भाई, अपने बेटे को सादाबाद से विधायक बनाना है, ताकि आपकी सेवा में आपका बेटा इसी प्रकार और ज्यादा ताकत और क्षमता से लगा रहे। आप जानते हैं कि आपका और हमारा जो हाथी का निशान है वो हमें पहले नंबर के खाने पे मिला है मेरे भाइयों, और उसे वोट दे करके पहले नंबर के खाने पे ही रखने की जिम्मेदारी आप सभी सम्मानित लोगों की बन जाती है। अभी हमारे माननीय अतिथिगण आपका उद्बोधन करेंगे, और बहुत धूप पड़ रही है, ऐसी धूप में भी आप लगातार बैठे हुए हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, आपका बेटा हूं, अपनी झोली फैला करके आपसे वोट की भीख मांगता हूं, और आपको आश्वस्त करता हूं, वादा करता हूं कि आपकी
प्रतिष्ठा मान सम्मान में कभी भी कोई कमी नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं सादाबाद की धरती में पैदा हुआ लाल हूँ, सादाबाद की धरती पर रहता हूँ और सादाबाद की धरती पर ही रहूंगा। और अन्य दोनों प्रत्याशियों को आप जानते हैं, वो सादाबाद की धरती पर रहने का काम नहीं करते हैं। इसीलिए इस रैली में वोट डाल देना मेरे भाइयों, चोरी फैला करके वोट डालने भैया सभी साथियों से। ऐसा प्रत्याशी आपको नहीं मिलेंगे। यहां से अपने बेटे को विधायक बना लेना, अपना सेवक बना लेना। मैं संकल्प लेता हूं अपने सभी माता बहन, अपने बुजुर्ग और सभी मंच पे जो मेरे मंचासीन हैं, सभी के चरणों की सौगंध खाता हूं कि कभी भी आपको अपना बेटा, अपना भाई ऐसा नजर नहीं आएगा कि आपको अपने बेटे को ढूंढना पड़े। आपका बेटा आपके दरवाजे पर खुद चल के आएगा। आपकी सेवा का संकल्प लेता हूं। यही बोलते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज, जय भगवान परशुराम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। साथियों, अब आपके बीच में ऐसी शख्सियत को बुलवाना चाह रहा हूं जो युवाओं की धड़कन, युवाओं के दिलों की धड़कन, युवाओं के नेता, जानदार शानदार, जो पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। माननीय कपिल मिश्रा से अनुरोध करूंगा कि भाई जनता जनार्दन को संबोधित करें। साथियों, उनके सम्मान में जोरदार नारे लगाएंगे आप। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। माननीय कपिल मिश्रा जी। यहाँ मंच पे उपस्थित सभी गणमान्यजनों को और खास तौर से जो दूर दूर से हमारे आदरणीय पिताजी के विचार सुनने और समझने आप सब लोग जो आए हैं, आप सभी को मेरा दिल से सादर प्रणाम। साथियों, हमें आदरणीय बहन जी के कार्यकाल के वक्त को याद करने की जरूरत है। उस समय सभी लोग कितने सुरक्षित थे, खास तौर से इस प्रदेश की महिलाएं। आदरणीय बहन जी से अच्छा महिलाओं का दुख दर्द और कोई नहीं समझ सकता है। उनका शासनकाल खत्म हो गई, यहाँ गुंडा राज शुरू हो चुका है और जिसमें सबसे ज्यादा उत्पीड़न इस प्रदेश की महिलाओं के साथ हो रहा है। साथियों, पिछले 10 साल से इस सरकार ने और इसकी पिछली सरकार ने इस प्रदेश की जनता के साथ और खास तौर से युवाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया है। इस सरकार ने तो 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन उसके बदले 2 करोड़ नौकरियां छीनने का काम किया है। साथियों, कोरोना काल के वक्त जो लोग बेरोजगार हुए थे या दूसरे प्रदेशों से मजबूरी के कारण अपने प्रदेश वापस अपना काम वाम छोड़ के वापस आना पड़ा था, उनको आज तक रोजगार नहीं मिला है। और जब हमारे युवा साथी अपनी रोजगार की मांग लेके इस सरकार के पास जाते तो ये सरकार बदले में सिर्फ और सिर्फ उनको लाठी और डंडे ही देती है। साथियों, वक्त आ गया इनके असली चेहरे को पहचानने का। आरक्षण के नाम पे भी ये सरकार सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम कर रही है। साथियों, चाहे रेलवेज हो या और कोई सरकारी यूनिट्स हो, एक एक करके सब ये प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेच रही है और ये हर कोई अच्छे से जानता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में कोई आरक्षण नहीं चलता है। तो किस बात की सरकारी नौकरी और किस बात का हमारे युवाओं का सुरक्षित भविष्य। वही आदरणीय बहन जी जमीनी तौर पे काम करती हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के वक्त 23,50,000 युवाओं को नौकरियां दी थी। साथियों, आजकल ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ और झूठ के बल पे ही चल रही है, बल्कि मैं तो कहता हूं बीजेपी का पूरा फॉर्म ही बदल देना चाहिए। बीजेपी का फुल फॉर्म भारतीय झूठा पार्टी कर देना चाहिए।
सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रदेश के और इस देश के युवाओं के साथ खासतौर से इन्होंने धोखा और झूठ बोलने का ही काम किया है। साथियों, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। हर कोई, चाहे बड़े से बड़ा शहर हो या छोटे से छोटा शहर, हर कोई सोशल मीडिया के माध्यम से हर कहीं जुड़ा हुआ है। और जिसका सबसे दुराचार और सबसे गंदा उपयोग कोई जो कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी करती है, सिर्फ और सिर्फ अपने झूठे प्रचार और प्रसार फैलाने में। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि आप सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इनका खुल के, इनके दुर्विचारों का और दुष्प्रचारों का खुलकर विरोध करें और सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़े। और जो लोग अपनी तकलीफें सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे, वो सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक अपनी तकलीफें पहुंचाएं। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपकी एक एक तकलीफ नोट की जाएगी और आदरणीय बहन जी तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा। और आदरणीय बहन जी ने यह आश्वासन दिया है कि सरकार बनते वो सबसे पहले इस प्रदेश के युवाओं के दुख दर्द और उनकी तकलीफों का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगी। साथियों, मेरे पास बातें बहुत हैं, लेकिन आप सब लोग दूर दूर से इस कड़कती धूप में मेरे आदरणीय पिताजी के विचार सुनने समझने आए हैं, तो मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं आपके बीच पहली बार आया हूं, लेकिन ये आखिरी बार नहीं है। मुझे दोबारा आना पड़ेगा, 5 बार आना पड़ेगा, 10 बार आना पड़ेगा। मैं आपके बीच आता रहूंगा और आपके युवाओं की तकलीफों का साथ में समाधान करने की पूरा कोशिश करने के लिए कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़ा रहूंगा। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि इनके इस धोखे और बहकावे में नहीं आना है। युवाओं से ये एक बार दोबारा मैं अपील करना चाहूंगा, क्योंकि अभी से कुछ 1-2 महीने पहले इस सरकार ने, मैंने सुनने में आया था कि मोबाइल फोन और टैबलेट हमारे स्कूल के बच्चों को मोबाइल फोन बांटे थे, कुछ 5-10 हजार रुपए के, और कॉलेज जाते हुए बच्चों को। लेकिन सवाल मैं इनसे पूछना चाहूंगा, इस सरकार से पूछना चाहूंगा कि ये लोग अभी से 2 साल पहले कहाँ थे, जब कोरोना काल के चलते सारे स्कूल बंद थे और हमारे गरीब बच्चे जो मजबूरी के कारण अपने घर से, जिनको पढ़ाई करनी थी और मजबूरी के कारण मोबाइल फोन और ये सब ना होने के कारण घर से ये अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए और अपनी पढ़ाई में 2 साल पहले पीछे हो गए, तो तब इनको हमारे गरीब बच्चों की याद नहीं आई थी कि तब ये मोबाइल फोन दे देते, तब वो ताकि अपने घर से पढ़ाई कर पाते। ये सब इनका दिखावा है। चुनाव पास आते ही ये हमारे युवा बच्चों के और कॉलेज जाते, स्कूल जाते, उनके वोट खरीदने की प्रयास है। लेकिन ये आप भूल गए कि इस प्रदेश के युवा आप बहुत समझदार हो चुके हैं और इनके इस दिखावे और झूठी बातों में नहीं आने वाले हैं। और जैसे कि एक खराब नल जिससे पानी टपक रहा हो, तो आप कब तक साफ करेंगे? अगर कीचड़ होने से रोकना है तो नल को ही बदलने की जरूरत होती है। उसी तरह अब वक्त आ गया है कि इस सरकार को बदलने की और हाथी का बटन दबा के आदरणीय बहन जी के हाथों को और मजबूत करने की, ताकि आप अपनी खुद की सरकार यहाँ बना सके। और आप सबका यहाँ जो जोश और जो भीड़ उमड़ी है और आपका जोश देख के ये बात तो सुनिश्चित हो गई है कि हमारे आदरणीय शर्मा जी विधानसभा तो आ ही रहे और आदरणीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के आने जा रही हैं। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेना चाहूंगा, लेकिन बस ये कहना चाहूंगा, आज जो आप यहाँ हमारे आदरणीय पिताजी के विचार सुने या औरों के जो विचार सुने समझे, उनको यहाँ छोड़ के नहीं जाना है, उनको अपने साथ लेके जाना है, समझ के जाना है और घर घर जाके आपको ये बातें पहुंचानी है और बता देना है कि अब किसी से डरने और दबने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि आदरणीय बहन जी आने जा रही हैं और सबको बता देना है कि आप खुद अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल मिश्रा जी, आपने तो गागर में सागर भर दिया। साथियों, मिटा दो अपनी हस्ती को, मिटा दो हस्ती को, अगर मरतना चाहो दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। साथियों, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपके बीच में जाने माने पहचाने माननीय मंत्री जी को बुलवाने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप जोरदार उनके स्वागत में नारे लगाएंगे। बहुजन समाज पार्टी। अभी आपकी आवाज कम है, ये कानपुर तक पहुंची है, आपके बाद लहर तक पहुंचनी चाहिए और योगी के कानों में गूंजनी चाहिए। मेरे मित्र आप जोरदार से नारा लगाएंगे। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। आदरणीय माननीय नकुल दुबे जी पूर्व मंत्री जी आए और जनता जनार्दन को संबोधित करें। माननीय सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज सादाबाद के इस ऐतिहासिक मैदान में अपने भाई, अपने मित्र और एक जुझारू साथी भाई अवन शर्मा जी को विधायक के रूप में देखने की तमन्ना लिए हुए इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके प्रेरणा स्रोत, परम आदरणीय सम्मानित सांसद राज्यसभा माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, मंच पर विराजमान श्री सूरज सिंह जाटव जी, मंच पर विराजमान मेरे छोटे भाई कपिल मिश्रा जी, सम्मानित श्री धीरेन्द्र चौधरी जी और हमारे यहाँ पर अवन शर्मा के पूजनीय पिताजी और भी हमारे सम्मानित बड़े बुजुर्गों भाई शिवाकांत शर्मा जी, सामने की ओर बैठे हुए सम्मानित बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, मेरे नौजवान साथियों और बहुजन समाज पार्टी के जाबाज सिपाहियों, 2 मिनट का समय आप सबका लेना चाहता हूं। मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूं, जितने लोग यहाँ पर खड़े बैठे हैं, कि हमको क्या 2 साल पहले की क्रांति भूल गई है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी, यही आपका वो जनपद हाथरस है, ये बगल में आपके आगरा है, जहां पर हजारों लोगों ने पैदल चल करके अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया। यही आपका उत्तर प्रदेश है, जब कोरोना में हजारों लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और कोई पूछने वाला, कोई पुरसहाल नहीं था। यही आपका उत्तर प्रदेश है, इसी के बॉर्डर पर हजारों किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, कोई उनको श्रद्धांजलि देने वाला मेरे साथियों नहीं आया। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, संपूर्ण जनता जनार्दन से जानना चाहता हूं कि क्या हम लोग जानवर है? क्या हम लोग इंसान नहीं है? क्या हमारे दिलों में इंसानों का दिल नहीं धड़क रहा है क्या? अगर ऐसा है तो आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि बताइए, 2022 में 23 तारीख को हमको बदला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? 20 तारीख को, क्षमा करिएगा, 20 तारीख को, आज आपकी 18 तारीख है। 18 तारीख है, 20 तारीख को वोट डालना है। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, आप सबसे कहना चाहता हूं, जब बटन दबाने जाना तो एक बार अपने नौनिहालों के बारे में जरूर सोच लेना। बटन दबाने जाना तो जिन लोगों को आप लोगों ने इस कोरोना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लापरवाही से खोया है, उनको एक बार जरूर याद कर लेना। उन किसानों के परिवारों को जरूर याद कर लेना जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति खाली 3 काले कानून रुकवाने के लिए, बंद कराने के लिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी की जिंदगी सुरक्षित रहे। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि दोस्तों, आंख बंद करके काम करने से काम नहीं चलने वाला है। हाथरस कांड याद रखना है, फिरोजाबाद कांड याद रखना है, आगरा में हुए हत्याकांड को आपको याद रखना है, और 24 घंटे बाद
48 घंटे बाद ये जो बटन दबाने वाला काम है उसको आपको इतनी ताकत से करना है कि आपका ये नौजवान साथी अमन शर्मा इस पूरे क्षेत्र के लिए एक ऐसा व्यक्ति बन करके आए जो इस सादाबाद को विकास की राह पर लेके जाने का काम करे। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं दोस्तों कि हमारी भी जिम्मेदारी उतनी है जितनी कि इन सरकारों की जिम्मेदारी है। जब आप थोड़ा सा इनको ढीला छोड़ देते हैं तो ये इस तरह के उत्पाद और अनाचार करने का काम करते हैं और उनको लगता है अरे ये सब तो हमारा ही है। ऐसे लोगों को कदापि इस प्रदेश में रहने की अनुमति आपके द्वारा नहीं देनी चाहिए। तो बताइए आप लोग हमारे पास सहमत है नहीं सहमत है? सहमत है नहीं सहमत है? अमन शर्मा को विधायक बनाना है कि नहीं बनाना है? 50 घंटा आपके पास है, 50 घंटे का समय आपके पास है। जितने लोग यहाँ पर खड़े बैठे हैं जब इस कार्यक्रम से हमारे मुख्यमंत्री महोदय को सुन करके जाए, उनकी बातों को साथ लेकर के जाए और घर घर में मैसेज देने का काम करे कि भाई सादाबाद और दोनों विधानसभाओं में हाथी ललकार चुका है, हाथी चिढ़ा चुका है, अब हाथी को रोकने वाला कोई नहीं है। मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय सतीश मिश्रा जी को माइक पर आए, हम सबको आशीर्वाद दे और हम सब में इतनी ताकत भर दे कि हम अमन शर्मा को 10 मार्च को इसी मैदान में विधायक के रूप में उनका सम्मान करने का काम करे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। साथियों, जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था, आप इस कड़कड़ाती धूप में सुबह 11 बजे से बैठे हैं, तो आपके बीच में संबोधन देने का काम करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा सभी जनता से कि उनको विचारों को सुने और उनके विचारों को सुन करके गांठ बांध करके ले जाए और आने वाली 20 तारीख को उनके विचारों से अवगत होकर के बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी को सामने बटन दबा करके विजय बनाने का काम करेंगे। माननीय सतीश मिश्रा से मैं नोट करूंगा कि भाई और राष्ट्रीय महासचिव तो हमारे बीच में है। साथियों, सतीश मिश्रा जी ऐसे जो पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में जाने माने जाते हैं और वो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और जनता जनार्दन को संबोधित करें। माननीय मिश्रा जी। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, श्री नकुल दुबे जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सूरज सिंह जी, इस मुख्य सेक्टर प्रभारी, मुख्य सेक्टर इस पूरे सेक्टर के, और इनके पास कई और भी सेक्टर हैं जहां की ये प्रभारी हैं, बहन मायावती जी का इनको आशीर्वाद प्राप्त है और ये सबको आगे बढ़ाने का काम बखूबी करने का काम कर रहे हैं। कई जगह पर जहां पर ये इंचार्ज थे वहां के चुनाव भी हो गए और वही अभी हम पूछ रहे थे कि कोई एक सीट तो बताइए जो आपके क्षेत्र में थी जिसमें आपको लग रहा है कि हम लोग चुनाव नहीं जीत रहे हैं। बोले हम एक भी सीट नहीं बता सकते, अभी तो सब की सब सीटें हम लोग जीत रहे हैं। ये खुशखबरी इन्होंने देने का काम किया। श्री धर्मवीर सिंह जी जो कि भाईचारा के साथ साथ में और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और आप इनको बखूबी रोज दिन में एक बार नहीं कई बार आप हर चैनल में, मंच में और हर जगह देखते हैं कि किस तरीके से मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखने का काम करते हैं। वो भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। श्री अविन शर्मा जी, जिनके डॉक्टर अविन शर्मा जी जो कि सादाबाद से, जिनको बहन मायावती जी ने, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय नेता ने इनको आशीर्वाद दे करके आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहां भेजा है, वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं और वो आज इस सभा के, इस जनसभा के सही मायने में दूल्हा तो वही है, क्योंकि हम लोग तो इनके यहां बीच में आए हैं और इनको जिता करके विधानसभा में पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सब जो यहां बाराती के रूप में आए हैं आपकी होती है कि आप इनको जिता करके और विधानसभा में भेजिए और उस दिन ये आपका स्वागत करेंगे। आज जीत करके आने के बाद आपके बीच में आपका स्वागत करने की जिम्मेदारी श्री डॉक्टर अविन शर्मा जी की होगी। भाइयों, यहां पर हमारे बीच में और भी पार्टी के बहुत प्रमुख नेतागण बैठे हुए हैं। हम सभी का नाम
इसके पहले लिया जा चुका है, इसलिए हम उनको दोबारा दोहराना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ बहुत समय से बैठे हुए हैं और इस मौसम में हालांकि धूप भी है लेकिन मौसम अच्छा भी है। ऐसा नहीं है जिसमें कि आप लोगों को तकलीफ इतनी हो कि आप यहाँ बैठ ना पाए, लेकिन आप लोग इसके बावजूद भी इस तरह का मौसम है, आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपकी इस भीड़ को देख करके, आपके इस जोश को देख करके हम लोगों का जोश बढ़ता है, हम लोगों की हिम्मत बढ़ती है। बहुजन समाज पार्टी दूसरों की नींद उड़ाने का काम आपकी ऐसी भीड़ को दिखा करके देखने के बाद दूसरों की नींद भी उड़ाने का काम करती है। उन सभी लोगों का जो कि यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं, कुछ चुनाव जानते हैं कि हम तो हार ही रहे हैं, लेकिन चलो 2-4 वोट काट लें, कुछ लोग उसके लिए भी लड़ते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर अरविंद शर्मा जी आपके बीच में चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, बाकी लोग जो हैं वो दूसरे कारणों से चुनाव के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा, जैसे नकुल दुबे जी ने कहा, समय कुछ नहीं बचा अब आपके पास। आज 18 तारीख है, 24 घंटे के बाद आपकी 20 तारीख आ जाएगी, 36 घंटे के बाद, और 20 तारीख को आपको अपना वोट डालना है। और उस दिन जब आप वोट डालेंगे तो वोट डालते ही, हाथी का बटन दबाते ही आप अपना भविष्य बनाने का काम करेंगे। आप अपना ही भविष्य नहीं बनाएंगे, अपने साथियों का, इस जनपद का, इस विधानसभा का और अपने परिवार वालों के साथ में, अपने जानने वालों के साथ में, अपने आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य आप 20 तारीख को बटन दबा करके बनाने का काम करेंगे। जो 10 वर्षों से अंधकार में भेजने का काम किया है उत्तर प्रदेश में आम जनता को इन दोनों सरकारों ने, वो किसी से छुपा नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार तो जब भी आती है, आते ही आपको मालूम है कि वो गुंडागर्दी, माफियागर्दी, दहशतगर्दी, डकैती, फिरौती, लूटमार, बलात्कार, इन सब चीजों की एक घड़ी लग जाती है। और इनका यही कहते हैं कि हमारा परिचय ही यही है। और ये जितने शब्द मैंने भी आपसे इस्तेमाल किए समाजवादी पार्टी के बारे में कि समाजवादी पार्टी को इससे पहचाना जाता है, ये सारे अल्फाज जो हैं और भारतीय जनता पार्टी के, ये हम नहीं, ये प्रदेश का हर व्यक्ति कहता है, हर आम आदमी कहता है, क्योंकि उन्होंने उनका उस चेहरा को देखा है। उन्होंने देखा है कि कैसे समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई थी, उत्तर प्रदेश में दंगे फसाद, 134 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। दंगे, बहन मायावती जी की भी तो सरकार थी, एक भी दंगा नहीं, एक भी फसाद नहीं, तो फिर ये 134 दंगे कहां से हो गए? इसलिए होते हैं कि दंगे होते नहीं है, दंगे कराए जाते हैं। और ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की देन होती है। ये मिलजुल करके इसको करने का काम करते हैं। ये दोनों ही पार्टियां जो है आपस में मिली होती हैं और ये दंगे मिला कराने के लिए आपस में योजना बना के काम करते हैं, मिल बैठ करके काम करते हैं। ये एक दूसरे को वोट मजबूत करने के लिए योजना बनाते हैं और ये अभी से नहीं, ये शुरू से होता चला रहा है। 2003 में याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार किससे बनवाई थी? भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के 37 एमएलए तोड़ करके और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के और इन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई थी। तभी से ये आपस में एक दूसरे से मिले हुए, उसके पहले से मिले हुए। आपने देखा कि कैसे पार्लियामेंट के अंदर समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव जी ने उनको आशीर्वाद देने का काम किया था। मोदी जी को कहा था कि हमारी पार्टी का आशीर्वाद आपके साथ में है कि आप जो है जीत करके आइए और देश के प्रधानमंत्री बनिए। इससे ज्यादा बड़ा और क्या आपको खुलासा चाहिए कि ये आपस में मिले होते हैं। इतना ही नहीं, आपने अभी कुछ दिन पहले भी देखा कि कैसे
आरएसएस के मुखिया भागवत जी और कैसे श्री मुलायम सिंह यादव जी ये दोनों ही मिलकर के और बैठक कर रहे थे दिल्ली में, एक साथ बैठ करके एक सोफे में बैठ करके, और उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे लड़ा जाए इसकी योजना बना रहे थे। ये तस्वीर भी सबके सामने बाहर आ गई थी। और इसीलिए हम लोग कहते हैं ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये इसी तरह की बातचीत करेंगे कि लोगों के आपस में मनमुटाव, लोगों का बढ़े, भाईचारा खत्म हो और उससे इनका उल्लू सीधा हो सके। बहन मायावती जी ऐसा नहीं करती हैं। बहन मायावती जी भाईचारा बनाने का काम करती हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर उन्होंने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सरकार बनाने का नारा दिया था तो उसको अमली जामा भी पहनाने का काम बहन मायावती जी ने किया था। सारे समाज को एक साथ लेकर के, सबको उचित स्थान देकर के, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो दलित समाज के हमारे भाई बहन हो, चाहे पिछड़ा वर्ग के समाज के भाई बहन हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे मजदूर हो और चाहे अपर कास्ट में ब्राह्मण समाज के लोग हों, बहन मायावती जी ने सबको आगे पहुंचाने का काम किया था। और अल्पसंख्यक समाज के जो हमारे साथी हैं उनको उन्होंने ये दिखाने का काम किया था कि आपको डरने दबने की जरूरत नहीं है, आपको हमारे साथ में खड़े रह करके और भाईचारा बनाते हुए अपना सम्मानपूर्वक जीवन भी व्यतीत करना है और अपना हिस्सा भी लेने की जरूरत है, वो भी हम देने का काम करते हैं। आपने देखा कि समाजवादी पार्टी की सरकार खत्म होने के बाद लोग उनसे परेशान होकर के भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आए थे। ये सोच करके आए थे कि भारतीय जनता पार्टी तो बहुत अच्छी पार्टी है क्योंकि इतने अच्छे अच्छे लुभावने वादे करती है, बहुत अच्छे वादे करती है। और लेकिन क्या निकला अंत में? इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई शायद होगा ही नहीं। झूठे वादे करके लोगों से वोट को ले लिया और एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किया, सिर्फ धोखा और धोखा और धोखा ही देने का काम किया। और इसीलिए अगर कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भारतीय झूठी पार्टी कहना चाहिए तो वो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसा ही करते हैं। किससे किससे झूठ नहीं बोला इन्होंने किसानों से कहा कि हम तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे, तुम हमारे साथ में आ जाओ, हमको वोट दे दो। किसान, भोले भाले किसान, उन्होंने इनको वोट दे दिया, सोचा कि ये तो हमारी आमदनी 2 गुना करने की बात कर रहे हैं। और क्या इन्होंने करा? क्या 2 गुना आमदनी बढ़ाने का काम किया? अभी जब चुनाव आ गया, चुनाव आने के 1 महीना पहले 25 रुपए गन्ने के दाम बढ़ाने का काम किया और इसके अलावा बढ़ाने का काम नहीं किया। लेकिन इसके पहले समाजवादी पार्टी ने 35 रुपए गन्ने का दाम बढ़ाने का काम किया था। बहन मायावती जी ने जब उनकी सरकार थी 2007 से 12 तो उन्होंने 25 रुपए और 35 रुपए नहीं बढ़ाए थे। उन्होंने तो कोई वादा भी नहीं किया था, लेकिन किसान चूंकि उनके दिल में बसते हैं, उनके दिल में बसता है, तो इसलिए उन्होंने उनकी समस्याओं को समझते हुए उसको दूर करने के लिए उन्होंने जरूर 2 गुना करने का काम किया था। 125 रुपए क्विंटल दाम था गन्ने का, उसको बढ़ा करके 250 रुपए क्विंटल करने का काम बहन मायावती जी ने किया था, किसी और ने नहीं किया था। और इस बात को किसान आज भी नहीं भूलते हैं। किसानों की हर तरह की समस्या, चाहे उनकी बिजली की समस्या हो, चाहे अन्य समस्याएं हो, सभी को उन्होंने पूरा करने का काम किया था, दूर करने का काम किया था। इस तरीके से नहीं कि आज किसान जो है रात भर जाग करके खाली जानवरों को हाँकने का काम करता है और अपने खेतों को बचाने की कोशिश करता है। इस भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको वहां पर बैठालने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से इतना ही नहीं किया, उन्होंने उनके ऊपर 4 कानून ला दिए। 4 ऐसे कानून ला दे, काले कानून, जिसका विरोध हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर से लेकर पार्लियामेंट के बाहर तक बहुजन समाज पार्टी ने किया। श्री धर्मवीर जी उसके अगुवा रहे, बहुत जगह उन्होंने जाके आंदोलन में उन्होंने भी भाग लिया था, किसानों के बीच में गए, किसानों को बताने का काम किया। हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर बताने का काम किया, पार्लियामेंट के बाहर करने का काम किया कि ये कैसा कानून लाए हो तुम। किसान उस कानून को समझ गया। ऐसा कानून ला रहे थे जो कि उसमें किसान को अपनी जमीन पट्टे में मजबूरन कुछ उद्योगपति जो इनको चंदा देते हैं, थोड़ा बड़ा चंदा नहीं देते,
हजारों लाखों करोड़ रुपया इनको चंदा देते हैं। उन्होंने कहा कि हमको जमीन चाहिए किसान की, तो इन्होंने कानून बना दिया और उन पट्टे में उन जमीनों को उन उद्योगपतियों को देने का कानून बना दिया। पूरे प्रदेश और देश का किसान इस बात को समझ गया इनकी नीयत क्या है कि ये जमीन हमारे हाथ से एक बार चली गई, उसके बाद दोबारा हमारे पास वापस आने वाली नहीं है और जीवन भर हम कोर्ट कचहरी करते रह जाएंगे, इन उद्योगपतियों से लड़ नहीं पाएंगे और ये जमीन हमारे हाथ से चली जाएगी। किसान जो है पूरे देश में आंदोलन किया, उससे 700 से ज्यादा लोगों की शहादत हो गई, लेकिन इन्होंने कानून वापस नहीं लिया। इन्होंने उसके बाद कोशिश करी कि उनका हम आंदोलन खत्म कर दें, उसके लिए इतना नीचे गिर गए कि 4 किसानों को इन्होंने गाड़ी से कुचल करके मारने का काम किया और 1 दर्जन से ज्यादा के लोगों को अपंग बनाने का काम किया, जो हमेशा के लिए अपंग हो गए इनकी गाड़ियों के नीचे आकर के। ये ऐसी सरकार और जिन्होंने हत्या की, जिनके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय इन्होंने तो हरी झंडी दिखा दी थी कि कोई उसमें दोष नहीं है मंत्री जी या उनके लड़के का, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय बीच में आ गई। सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें अपनी खुद की देखरेख में इंक्वायरी की, एसआईटी बनाई, तो उसमें खुल करके आ गया कि किसान जो है, किसानों को दबाने की योजना सोची समझी योजना थी और ये हत्या है। और उन्होंने उसके बाद आपने देखा कि उनको मजबूरन बंद करना पड़ा उस लड़के को, लेकिन क्या हुआ, न मंत्री को मंत्री पद से हटाया, मंत्री आज भी बने हुए हैं, डंके की चोट में बने हुए हैं, दिखा करके बने हुए किसानों को और धमकाते हुए बने हुए। उनके वीडियो धमकाने वाले सबने देखे, यहां खत्म हो जाने दो चुनाव को, हम देख लेंगे कि किसान को, ये भी सुना उन्होंने, लोगों ने, किसानों ने, और उसके बाद भी उनको मंत्री बना के रखा हुआ है और उनके लड़के को 4 महीने के अंदर बेल दे करके और बाहर कराने का काम इस सरकार ने किया। बेल मिलने के लिए क्या होता है, सरकारी वकील जो कागज रखता है उसी पर अदालत सामने अपना निर्णय देती है, और उन्होंने इनको बचाने की योजना बनाने के लिए ऐसे कागज तैयार किए जिससे कि उसको बेल हो जाए। और ये किसानों से इन्होंने कहा कि आंदोलन वापस ले लो, हम तुम्हारे ऊपर लाखों मुकदमे जो हमने दर्ज कर दिए हैं वो हम वापस ले लेंगे, हम तुम्हें न्यूनतम पैसा देने का कानून बना देंगे। किसानों ने आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन जिस दिन किसानों ने आंदोलन वापस लिया, अगले ही दिन इनके केंद्रीय मंत्री खुद कहते हैं, जाकर के महाराष्ट्र में, नागपुर में अपने एक भाषण में कहते हैं कि यह कानून तो हमने चुनाव के दबाव में वापस लिया और चुनाव खत्म होने के बाद इसमें हम पुनः निर्णय लेंगे और इसको लाने का काम करेंगे। तो इस तरह से धोखा देने का काम इन्होंने किसानों को करने का काम किया। लेकिन आज किसान जो है जागरूक हो गया, किसान ये समझ चुका है कि हमें किसके साथ जाना है, हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है या हमें समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसके साथ जाना है, जिसने कि उनको धोखा दिया। जब दंगे फसाद हो रहे थे तो वो सफाई में नाच गाना देख रहे थे और मजे ले रहे थे, उनको देना है, या जिन्होंने 25 रुपए दाम बढ़ाने का काम किया था, 35 रुपए समाजवादी बढ़ाने का काम किया था, उनके साथ जाना है, या बहन मायावती जी के साथ जाना है, जिन्होंने हर प्रकार से किसानों को उनकी सुरक्षा के साथ साथ में उनका अनाज का सही दाम भी देने का काम किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने अभी ये भी वादा किया, बहन मायावती जी जो कहती है वो करके दिखाती है, इन लोगों की तरह नहीं कि जब चुनाव आता है तो घोषणा पत्र लेकर के आ जाते हैं, संकल्प पत्र लेकर के आ जाते हैं, 5 साल के लिए झूठ बोलने का एक कागज बनाते हैं कि हम 5 साल के लिए आपको ये देंगे वो देंगे, और फिर झूठे वादे करके और वोट लेने का काम करते हैं। बहन मायावती जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनने दो और हम किसानों से वादा करते हैं कि चाहे जितनी कोशिश कर ले, जो ये धमका रहे हैं हम दोबारा काला कानून लाएंगे, काला कानून लाने की कोशिश कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये कानून हम लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए हमको जो भी करना पड़े हम करेंगे और किसानों को उनका न्याय दिलाने का काम हम करेंगे, ये बहन मायावती जी ने कहा। इन्होंने इतना ही नहीं, इन्होंने महिलाओं को भी धोखा दिया।
महिलाओं के साथ में भी वादा खिलाफी की। महिलाओं से कहा कि तुम हमको वोट दे दो, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। सुरक्षा क्या दी इन्होंने? महिलाओं ने जाकर के अपना वोट दे दिया। उनसे इन्होंने कहा कि हम तुम्हारे रसोई के दाम भी करने का काम करेंगे, हम तुम्हारे खर्चे कम कर देंगे। महिलाओं ने जाकर के वोट दे दिया। लेकिन आज क्या सुरक्षा मिली महिलाओं को? उत्तर प्रदेश का क्या हाल है आज? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इनकी खुद की एनसीआरबी की रिपोर्ट है, जो सरकारी रिपोर्ट होती है उसमें ही लिख करके आया है कि उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार और हर 2 घंटे में महिला के साथ में दुराचार आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये सुरक्षा देने का काम इन्होंने महिलाओं को किया। महिलाओं से कहा इन्होंने कि हम तुम्हारा खर्च कम करा देंगे रसोई का। आपने देखा कि इन्होंने हर चीज के दाम बढ़ा दिए, और क्यों न बढ़ जाए, कई गुना दाम बढ़ गए। जब आप पेट्रोल और डीजल का दाम 100 के पार कर देंगे तो ये दाम तो बढ़ ही जाएंगे। इन्होंने यही किया। आज रसोई जहां 50 रुपए में अगर चलती थी दिन भर में, तो वो 500 के पार पहुंच गई। सिलेंडर जहां 200 रुपए का मिलता था, उसको 1200-1300 पे पहुंचाने का काम इन्होंने करने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, इनमें ज्यादा फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने हाथरस जिले में ऐसा कांड किया, ऐसा काम किया, जिससे पूरा देश पूरे विश्व में लज्जित होना पड़ा। महिलाओं की बात करते हैं, हमारे एक बेटी, दलित समाज की बेटी, यही इसी हाथरस में उसके साथ में बलात्कार होता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उसका मृत्यु शरीर भी घर वालों को नहीं देखने को नहीं दिया जाता। देना तो छोड़िए, उनकी मां, घर वाले सब रोते रहे, बिलखते रहे। उनको ताले में बंद कर दिया गया, सिक्जे में बंद कर दिया गया और कहा गया कि नहीं, इनका मृत्यु शरीर इनको नहीं दिया जाएगा। मीडिया के लोग कोशिश करते रहे, उनको 2-2 किलोमीटर लाठियां मार करके भगाने का काम किया गया। और इतना ही नहीं, इसके बाद आपने ये भी तस्वीर देखी कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बैठ करके लखनऊ में खुद टेलीविजन के सामने बैठे थे, कंप्यूटर के सामने बैठे हुए थे और हाथरस का दृश्य देख रहे थे रात के 2 बजे। और हाथरस का जिलाधिकारी उसको खड़ा कर रखा था पैरों में और कहा था कि तुम हिलोगे नहीं वहां से, हम देख रहे हैं तुमको, तुम क्या कर रहे हो। और निर्देश ये था कि किसी भी प्रकार से उसका मृत्यु शरीर उनके घर वालों को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें जो मुलजिम है वो हमारे अपने हैं, उनको हमें बचाना है। ये निर्देश था। जिलाधिकारी खड़े रहे वहां पर और अंत में 2:30 बजे रात में पुलिस के एक कांस्टेबल के माध्यम से मिट्टी का तेल डाल करके और उसका शरीर जलाने का काम, ये घृणित कार्य करने का काम आप सबने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा और सब जगह वो तस्वीरें छपी। कहा गया कि एक ऐसा देश है भारतवर्ष जहां पर कि एक प्रदेश है उत्तर प्रदेश और उसमें एक जिला है हाथरस, जहां पर कि इस तरह से कार्य हुआ है। एक लड़की के साथ में, उसके मृतक शरीर के साथ में इस तरीके से कार्य। ये हाथरस वही है जहां पर खाली उस लड़की के ही साथ में नहीं हुआ, अभी उसके बाद हाल में ही महीने भर पहले की बात है, 1.5 महीने पहले की बात है, एक ब्राह्मण समाज की महिला रेणु शर्मा, उसके साथ क्या हुआ वो भी आपने देखा। रेणु शर्मा यहां पर जो थी, एक काम वो लोगों के बीच में बहुत ही पॉपुलर थी, बहुत ही प्रतिष्ठित थी और वो लोगों का काम करती थी। पूर्व ब्लॉक प्रमुख या पूर्व पंचायत के अध्यक्ष भी नहीं है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी उनकी राजनीतिक इस कार्यशैली से बहुत दुखी, नाराज हो गए थे, क्योंकि उनको हरा नहीं पाते थे। इसलिए उन्होंने उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करा दिए, फर्जी एफआईआर दर्ज करा करके और उनको जेल में भेज दिया। और उनको ही नहीं, उनके पति को भी, उनके पति के भाई को भी, सभी को जेल में डालने का काम किया और रेणु शर्मा को जेल में डाल दिया। उसके बाद वो बीमार हो गई, उनकी बेल हो गई। जब बेल हो गई तो बेल होने के बाद भी रेणु शर्मा को इन्होंने जेल से बाहर नहीं आने दिया। कब आने दिया? 15 दिन बाद, जब उसकी जेल के अंदर मृत्यु हो गई तब उसको जेल से बाहर आने दिया।
ये सोच है इनकी। आपने देखा किस तरह से खुशी दुबे महिलाओं की बात करते हैं, उनकी सुरक्षा की बात करते हैं। खुशी दुबे 16.5 साल की लड़की, एक ब्राह्मण समाज की लड़की, जिसकी शादी 1.5 दिन पहले हुई थी, उसके हाथों की तो मेहंदी भी नहीं सूखी थी, और उसके बाद उसके पति को मारा, उनके और लोगों को मारा, और उस लड़की को जेल में उठा करके डाल दिया, उठा ले गए। उसके साथ साथ में घर में जो काम करने वाली महिला थी, जिसकी 6 साल की लड़की थी, 3 साल का लड़का था, उनको भी उठा ले गए और जेल में बंद कर दिया। और खुशी दुबे को आज तक जेल में रखा है। आज 20वां महीना चल रहा है, लेकिन उसको जेल से बाहर नहीं आने दे रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यालय और मुख्यमंत्री स्वयं उस मुकदमे की देख रेख कर रहे हैं। उस पर चाहे फर्जी कागज लगाने पड़े, कुछ भी करना पड़े, उनका निर्देश है कि किसी भी प्रकार से खुशी दुबे को भी बाहर नहीं आना चाहिए। अगर आना है तो जैसे रेणु शर्मा का अंत में मृत्यु शरीर आया है, उसी तरीके से उसको जेल से बाहर आने के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस तरह के अन्याय जो उन्होंने किए हैं और इन सरकारों में हुए हैं, उनका हिसाब लेने का समय आ गया है। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनेगी, बहन मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी, तो इन सब चीजों का हिसाब किताब होगा और खुशी दुबे जेल से बाहर आने का काम सरकार बनते ही होने होगा, ये भी निश्चित है। इतना ही नहीं, आपने देखा किस तरह से खुश होते हैं, ये किस तरह से खुश होते हैं। कहते हैं कि ब्राह्मण समाज अपनी पीठ थपथपाते हैं, मंच से कहते हैं, खुलेआम इनके नेता बोलते हैं। ब्राह्मण समाज को जब ये गालियां बकते हैं और उनको गरियाने का काम करते हैं, तो पीठ थपथपा के कहते हैं कि अरे हमने तो 100 एनकाउंटर करा दिए ब्राह्मण समाज के, 500 से ज्यादा हत्याएं हो गई उत्तर प्रदेश में। गिनती और नाम बताने का काम करते हैं और फिर खुश होते हैं, कहते हैं इनको हमने सबक सिखाने का काम किया है और अब की बार हमारी सरकार आने दो, इसके बाद देखना और क्या क्या करेंगे। ये भी धमकी खुले मंच से देने का काम करते हैं। इनके एमपी कहते हैं, राज्यसभा के एमपी हैं, मीडिया के लोगों से कहते हैं, जब उन लोगों ने प्रश्न किया कि अब की बार क्या करोगे, पूरा उत्तर प्रदेश में तो 14 से 16% ब्राह्मण समाज है, वो आपके नाराज होकर आपके खिलाफ हो गया है बीजेपी के साथ में, आप क्या करने जा रहे हो? तो कहते हैं कोई चिंता की बात नहीं है, ये ब्राह्मण समाज के लोग ससुरे जाइएगा। ये हरिद्वार दुबे जी के शब्द हैं, मीडिया में उठा के देख लीजिएगा, यूट्यूब में डाल के देख लीजिएगा, उनके नाम से देख लीजिएगा कि ये ससुरे जाएंगे कहाँ, इनको तो हमारे ही पीछे पीछे आना है। ये शब्द उनके हैं। लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि आज खाली ब्राह्मण समाज नहीं, आज खाली अल्पसंख्यक समाज के लोग नहीं, आज पछड़े वर्ग के समाज के लोग नहीं, आज दलित समाज के ही लोग नहीं, आज सर्व समाज के लोग जो हैं, उन्होंने मन बना लिया है कि अब की बार आने वाला जो चुनाव है, आपके यहाँ 20 तारीख को तीसरे चरण का है, 23 तारीख को चौथे चरण का है, 27 तारीख को 5वें चरण का है और 3 तारीख को छठा और फिर 7 तारीख को 7वां है। उस दिन जिस तरीके से पहले 2 चरणों में लोगों ने आकर के और हाथी के बटन को दबा करके एक तरफा वोट देने का काम किया है, बहन मायावती जी को 5वीं बार संकल्प लेकर के मुख्यमंत्री बनाने का वोट देने का काम किया है। अब की बार इनको सबक जब 10 तारीख को बहन मायावती जी कुर्सी पर बैठेंगी मुख्यमंत्री के रूप में, तब मिलने का काम होगा। इन्होंने देखा आपने बेरोजगार लोगों का कितना मजाक उड़ाया, बेरोजगार नवयुवकों से कहा कि हम तुम्हें नौकरी देंगे, तुम हमको वोट दे दो, हम तुमको 2 करोड़ नौकरियां देंगे। और फिर क्या किया, भद्दा मजाक। जब नहीं दिया, उन्होंने आंदोलन किया, देते कैसे नौकरी, कहां से नौकरी लाते, नौकरियां तो सब बंद कर दी हैं, सरकारी नौकरियां सब खत्म कर दी, जहां जहां जितने सार्वजनिक उपक्रम थे उनको बेचने का काम किया, अपने अपने जो चहेते उद्योगपतियों हैं उनके आधे दामों में बेचने का काम किया, चाहे वो बैंक तक बेच दिए घोटाले करके, चाहे ऑयल कंपनियां हो, चाहे रेलवे हो, चाहे तेल बनाने की कंपनियां हो, चाहे हवाई जहाज बनाने की कंपनियां हो, और चाहे जितनी भी सरकारी कंपनियां हो जो आपकी संपत्ति थी, एक एक करके उनको बेचने का काम किया, जहां पर लोग लाखों लाख संख्या में नौकरी पाते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां नौकरियां मिलती थी,
उनको नौकरियों का काम जो था वो ठेकेदारों को दे दिया, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, ब्रिज कॉर्पोरेशन हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, जल संस्थान हो और चाहे ब्रिज कॉर्पोरेशन हो। इन सारे स्थानों पर इन्होंने, जहां पर लाखों की संख्या में लोग नौकरी पाते थे, उनको खत्म करने के लिए इन्होंने ठेकेदारों को दे दिया। और जब नौजवानों ने आंदोलन किया, सचिवालय को घेरने का काम किया, तो उनको क्या मिला? उनको लाठियां मिली, उनके सर फोड़े गए, उनके सर से खून बहे और उसके बाद उनसे कहते हैं कि नौकरी तो नहीं दे सकते, तुम्हें पहले ही समझ लेना था कि ये 15 लाख, जैसे हमने कहा था, हर गरीब के खाते